गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। राजकीय महाविद्यालय फलोदी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं, हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत सल्तनतकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में पिछले 3 वीडियोज़ में अध्ययन किया। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोतों के अंतर्गत मुगलकालीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें प्रचुर मात्रा में सामग्री उपलब्ध है, जिससे हमें न केवल मुगल काल के राजनीतिक इतिहास की बल्कि तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाती है। मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के जो स्रोत हैं, इन स्रोतों को हम मोटे तौर पर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। समकालीन फारसी ग्रंथ और दूसरा है विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। समकालीन फारसी ग्रंथ, जो पहला बिंदु है, समकालीन फारसी ग्रंथ मुगल काल के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत समकालीन इतिहासकारों द्वारा फारसी भाषा में लिखे गए ग्रंथ है। इन ग्रंथों का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। पहला जो ग्रंथ है मुगलकालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में, वो है बाबरनामा। बाबरनामा, इसका जो बाबरनामा का जो मूल नाम या इस पुस्तक का जो मूल शीर्षक है वो है तुजुक-ए-बाबरी। इस ग्रंथ की रचना भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बादशाह बाबर के द्वारा की गई है, अर्थात ये मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है। इस ग्रंथ की रचना बाबर ने अपनी मातृभाषा तुर्की में की। जो बाबर की जो मातृभाषा थी वो चगताई तुर्की थी। उस चगताई तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा की रचना की। बाबरनामा जो ग्रंथ है, इसका फारसी में अनुवाद अकबर के शासनकाल में अब्दुर रहीम खान खाना द्वारा 1583 ईस्वी में किया गया। इस बाबरनामा ग्रंथ का 3 बार फारसी में अनुवाद हो चुका है। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर जॉन लीडेन ने 1810 ईस्वी में किया। उनकी जब मृत्यु हो गई जॉन लीडेन की, उनका ये ग्रंथ अंग्रेजी में जो अनुवाद था उनका बाबरनामा का, वो अधूरा रह गया। तो उनकी मौत के बाद विलियम अर्स्किन ने इस अनुवाद को पूर्ण किया। 1905 ईस्वी में A.S. बेवरिज ने बाबरनामा का पुनः अंग्रेजी में अनुवाद किया। और ये जो A.S. बेवरिज जो है, श्रीमती बेवरिज, इन्होंने ये जो बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसे पुनः 2 भागों में लुजाक ने 1921 में प्रकाशित किया। बाबरनामा ग्रंथ का अनेक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इसी कड़ी में इसका फ्रेंच या फ्रांसीसी भाषा में भी अनुवाद हुआ है, और ये अनुवाद 1857 ईस्वी में पावेत दी कार्तले द्वारा किया गया। बाबरनामा जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में बाबर ने सत्य के महत्व पर विशेष बल दिया, अर्थात उसने कहीं भी अपने ग्रंथ में सच को छुपाने अथवा पर्दा डालने का प्रयत्न नहीं किया। उसने जो कुछ लिखा है वो जहाँ तक हो सके अपनी पूर्ण ईमानदारी से लिखा है, पूर्ण सच्चाई के साथ पूरी घटनाओं का उल्लेख करने का प्रयास किया है। बाबरनामा के अंतर्गत बाबर के जीवन एवं कार्यों की जानकारी, तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक दशा के बारे में जानकारी, बाबर के चरित्र पर प्रकाश। बाबर के चरित्र पर प्रकाश के अंतर्गत जैसे कि उसने अपने भूलों तथा दोषों को खुले रूप में स्वीकार किया है। बाबर ने अपनी जो भूलें हैं, गलतियां हैं, उन पर कभी भी पर्दा डालने का प्रयत्न नहीं किया। जो कुछ लिखा सत्य लिखा। शत्रुओं के प्रति निर्दयता। बाबर
अपने शत्रुओं के प्रति जो व्यवहार करता था, निर्दयतापूर्ण व्यवहार करता था, उसने स्वयं अपने ग्रंथ में लिखा है कि वो अपने शत्रुओं के खाल खींचवा देता था, या फिर उनको आंखें फुड़वा देता था, या उनके सिरों की मीनारें बनवा देता था। बाबरनामा में बाबर की धार्मिक कट्टरता पर भी पूर्ण प्रकाश पड़ा है। जैसे महाराणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध 1927 ईस्वी में, उस युद्ध को बाबर ने जिहाद अर्थात धर्म युद्ध घोषित किया था। और खानवा के युद्ध में जब बाबर विजयी हो जाता है तो विजय के उपरांत वो गाजी की उपाधि धारण करता है। इसी प्रकार चंदेरी के शासक मेदिनी राय पर जब 1528 ईस्वी में बाबर विजय प्राप्त करता है, तो उस विजय के पश्चात वहाँ की हिंदू जनता का बहुत ही बुरी तरह से नरसंहार किया था। तो इन चीज़ों से बाबर की धार्मिक कट्टरता का भी हमें स्पष्ट रूप से ब्यौरा इस बाबरनामा ग्रंथ में मिलता है। बाबर के अमीरों एवं अन्य समकालीन महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जीवनियों एवं चरित्र के बारे में जानकारी भी हमें बाबरनामा ग्रंथ से प्राप्त होती है। बाबर के राजनीति संबंधी दृष्टिकोण और उसके राजत्व सिद्धांत के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हमें इस बाबरनामा ग्रंथ में प्राप्त होती है। बाबरनामा में बाबर ने 5 मुस्लिम राज्यों, जिसके अंतर्गत बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी और दिल्ली, तथा 2 हिंदू राज्यों मेवाड़ और विजयनगर, इनका उल्लेख किया है। चूँकि बाबरनामा ग्रंथ में भारत की तत्कालीन जो राजनीतिक दशा एवं प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख करता है, उसी के अंतर्गत वो बताता है कि यहाँ 5 मुसलमान और 2 काफिर शासकों का राज्य था। जो 5 मुस्लिम राज्य थे, उन वहाँ के जो शासक थे, जैसे बंगाल में जो शासक था नुसरत शाह, जब बाबर भारत पर आक्रमण करता है तो बंगाल का शासक था नुसरत शाह, मालवा का था महमूद खिलजी द्वितीय, गुजरात का था मुजफ्फर शाह द्वितीय, और बहमनी साम्राज्य का जो शासक था उस दौरान अहमद शाह चतुर्थ, और दिल्ली में था इब्राहिम लोदी, और जो 2 हिंदू राज्य थे, मेवाड़ पर था तत्कालीन राणा सांगा का शासन, और विजयनगर साम्राज्य पर था कृष्णदेवराय का शासन। तो इन सब राजनीतिक दशा का भी बाबर अपने ग्रंथ तुजुक-ए-बाबरी में स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है। तुजुक-ए-बाबरी में बाबर हिंदुस्तान के तत्कालीन विभिन्न प्रांतों के राजस्व की भी चर्चा करता है। बाबरनामा ग्रंथ में बाबर लिखता है कि यहाँ जो जैसे बेरा नाम का जो एक किला था, बेरा नाम के जगह पे, वहाँ बेरा से बिहार तक के प्रदेशों से 52 करोड़ टंकों की आमदनी होती थी। इस जो ग्रंथ से हमें तत्कालीन भारत के विभिन्न प्रांतों की जो अलग अलग राजस्व की जानकारी भी प्राप्त होती है। आईने अकबरी के अतिरिक्त अकबर के शासनकाल के पूर्व में लिखे गए ऐतिहासिक ग्रंथों में किसी में भी राजस्व के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त नहीं मिलती जितनी कि बाबरनामा ग्रंथ से हमें मिलती है। तो ये बाबरनामा का ये जो राजस्व संबंधी जो वृत्तांत है, ये अति महत्वपूर्ण है। बाबरनामा ग्रंथ में बाबर तत्कालीन भारत की आर्थिक दशा पर भी प्रकाश डालता है। आर्थिक दृष्टि से बाबर का कहना है कि जो हिंदुस्तान है आर्थिक दृष्टि से समृद्ध था, और वह लिखता है कि यहाँ सोने चांदी की बहुलता है, और हिंदुस्तान में दूसरी सुविधा यह भी है कि यहाँ प्रत्येक व्यवसाय और उद्योग के कारीगर अगणित मिलते हैं। मतलब हर तरह के व्यवसाय और उद्योग के कारीगर अनेक संख्या में मिलते हैं। प्रत्येक काम के लिए कई ऐसे लोग तैयार रहते हैं जिनमें ये काम वंश परंपरा से चला आ रहा है। बाबरनामा में बाबर बताता है कि ये जो भारत के जो लोग हैं, भारतवासी हैं, इनका जीवन स्तर बहुत निम्न बताता है बाबर।
वह लिखता है कि यहाँ के लोगों के पास बहुत अधिक सामान नहीं होता। यहाँ के लोग न तो रूपवान हैं और न सामाजिक व्यवहार में कुशल है, न इनमें प्रतिभा होती है और न कार्य दक्षता, न शिष्टाचार होता है न उदारता। कला कौशल में न तो किसी अनुपात पर ध्यान देते हैं और न नियम वे न गुण पर। न तो यहाँ अच्छे घोड़े हैं न कुत्ते, और न मदरसे न मसाल न समाधान। तो बाबर ने भारतवासियों के बारे में ये जो टिप्पणी की है वो उचित नहीं लगती, क्योंकि जो सल्तनत कालीन जो इतिहासकार हुए उनमें उन्होंने भी, जैसे फिरोज शाह तुगलक का एक इतिहासकार समकालीन इतिहासकार मुतहर था, उसने फिरोज शाह के मदरसों की बहुत प्रशंसा की है। इसके अलावा जो बाबर का जो संपर्क हिंदुस्तान में हुआ वो ज़्यादातर अफ़गानों से हुआ था, जिन्होंने उसके साथ बराबर विश्वासघात किया, बाबर के साथ विश्वासघात किया, अतः उनकी निंदा करना उसके लिए स्वाभाविक ही था। तो अफ़गानों के आधार पर वो पूरे हिंदुस्तान के निवासियों के बारे में जो चरित्र चित्रण किया है उसने, वो सही प्रतीत नहीं होता। बाबरनामा के बारे में श्रीमती बेवरीज ने लिखा है कि उसका आत्मचरित ऐसा अमूल्य ग्रंथ है जो सभी युगों के लिए उपयोगी है और उसकी तुलना सेंट ऑगस्टाइन, रूसो, गिब्बन और न्यूटन के आत्मचरित्रों से की जानी चाहिए। एशिया में तो वह अपना एकमात्र उदाहरण है। लेन पुल का बाबरनामा ग्रंथ के बारे में कहना है कि यदि कोई ऐसा ग्रंथ हो सकता है जो प्रमाण माना जा सके और जिसके लिए किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता न हो, तो वो बाबर की जीवनी है। इस ग्रंथ को पढ़ने वाला उस सर्वोत्तम आत्मकथा लेखक की ईमानदारी पर या उसकी उच्च योग्यता पर या निरीक्षण शक्ति पर संदेह नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो ग्रंथ है मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोत के रूप में जो ग्रंथ है वो है हुमायूंनामा। इस हुमायूंनामा ग्रंथ की जो रचना है वो की है गुलबदन बेगम ने। इस ग्रंथ हुमायूंनामा की जो लेखिका है गुलबदन बेगम, कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि गुलबदन बेगम का हुमायूं के साथ क्या रिश्ता था, मतलब हुमायूं के क्या लगती थी, या फिर हुमायूंनामा ग्रंथ की रचना किसने की। तो ये जो गुलबदन बेगम है बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हुई थी तो उस समय गुलबदन 8 वर्ष की थी। गुलबदन बेगम का विवाह खिज्र ख्वाजा खां, जो कि प्रसिद्ध मुगल सरदार थे और हुमायूं के समय अमीर उल उमरा की उपाधि से सम्मानित थे, खिज्र ख्वाजा खां, उनके साथ गुलबदन बेगम का विवाह हुआ था। गुलबदन बेगम की मृत्यु मई 1603 ईस्वी में हुई। हुमायूंनामा की रचना केवल अपनी स्मृति के आधार पर की है। गुलबदन बेगम ने जो हुमायूंनामा ग्रंथ लिखा है वो अपनी याददाश्त के आधार पर, जो हुमायूं या बाबर के समय की जो घटनाएं उसे अपनी स्मृति में थी, याद थी, उन्हें अपनी लेखनी से उसने एक ग्रंथ की शक्ल दी जिसका नाम उसने हुमायूंनामा रखा। ये जो हुमायूंनामा ग्रंथ है ये अबुल फजल के अकबरनामा के लिए सामग्री एकत्रित करने के उद्देश्य से, जब अकबर ने यह आदेश जारी किया कि जिन लोगों को बादशाह बाबर तथा हुमायूं के बारे में जो कुछ भी जानकारी हो उसे वे लिपिबद्ध करें, अर्थात जो अबुल फजल ने अकबरनामा ग्रंथ लिखा था उसके लिए सहायक सामग्री के रूप में गुलबदन बेगम ने ये ग्रंथ लिखा था। तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा ये जो अपना ग्रंथ हुमायूंनामा है इसकी रचना अकबर के इसी आदेश के अंतर्गत की गई थी। हुमायूंनामा ग्रंथ है ये 2 भागों में विभाजित है। पहला जो भाग है उसमें बाबर का इतिहास है और दूसरे भाग में हुमायूं का इतिहास है। जो पहला जो भाग है बाबर का इतिहास, इसमें बाबर की उदारता, दानशीलता, संबंधियों के प्रति प्रेम
परिवार की महिलाओं के प्रति स्नेह का रोचक विवरण गुलबदन बेगम ने प्रस्तुत किया है। हुमायूं से बाबर के स्नेह का मार्मिक विवरण इस ग्रंथ में मिलता है। ये जो गुलबदन बेगम ने ये जो ग्रंथ लिखा है, इसमें गुलबदन बेगम ने कहा कि बाबर की मृत्यु इब्राहिम लोदी की माँ द्वारा जो इब्राहिम लोदी की माँ ने बाबर को गुलबदन बेगम का ये कहना है कि इब्राहिम लोदी की माँ ने 21 दिसंबर 1526 को विष दिया था और उस विष के कारण बाबर की मृत्यु हुई थी। इसका जो दूसरा भाग है उसमें हुमायूं का इतिहास है। हुमायूं की अनेकों विजयों, अपने भाइयों से उसके संबंध, हुमायूं के जो भाई थे मिर्ज़ा हिंदाल, कामरान, अस्करी, उनके साथ उसके संबंध, शेरशाह से पराजित हो जाने के बाद जब हुमायूं सिंध की ओर पलायन कर देता है, उसके बाद सिंध से काबुल की यात्रा करता है, उन सारी चीज़ों का वर्णन गुलबदन बेगम ने इस ग्रंथ में किया है। इसके अलावा मिर्ज़ा हिंदाल की मृत्यु, हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के विवाह का भी रोचक वर्णन गुलबदन बेगम ने अपने ग्रंथ में पेश किया है। चूँकि गुलबदन बेगम हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के विवाह के समय वहीं उपस्थित थी, तो उन्होंने इसका आंखों देखा जो हाल है इस ग्रंथ में लिखा है। हुमायूं के व्यक्तिगत जीवन और उसके चरित्र का अध्ययन करने हेतु हुमायूंनामा ग्रंथ अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। प्रोफेसर कानूनगो ने लिखा है कि मुझे ये पुस्तक बहुत उपयोगी मालूम हुई, विशेषकर हुमायूं के जीवन और तिथियों के विषय में। ये हुमायूं के जीवन और तिथियों के विषय में यह बेगम एक दो बातों को छोड़कर अन्य बातों में विश्वसनीय है। चूँकि गुलबदन बेगम ने जब हुमायूं के विरुद्ध जब मिर्ज़ा हिंदाल, जो कि गुलबदन बेगम का सगा भाई था, हुमायूं तो सौतेला भाई था, तो जो इसका सगा भाई था मिर्ज़ा हिंदाल, उसने जब हुमायूं के विरुद्ध विद्रोह किया था, तो उस विद्रोह का वर्णन करते समय गुलबदन बेगम ने इसका जो वर्णन है पक्षपातपूर्ण वर्णन किया है। अपने भाई के पक्ष में भाई का जो पक्ष है वो सही रखा है, सगा भाई मिर्ज़ा हिंदाल को सही बताया है। तो इन एक दो बातों को छोड़कर अन्य बातों में ये ग्रंथ विश्वसनीय मालूम पड़ता है। जो नेक्स्ट जो ग्रंथ है तज़किरात उल वाक़ियात, इस ग्रंथ के लेखक है जौहर आफ्ताब जी। इस ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में की गई। जौहर आफ्ताब जी जो है ये हुमायूं का निजी सेवक था। इस ग्रंथ की रचना भी अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा के लिए सहायक ग्रंथ के रूप में की गई। विद्यार्थियों, जैसा कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जो गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखा, अकबर ने जो आदेश दिया था कि अबुल फजल एक अकबरनामा ग्रंथ लिख रहा था, तो उसके सहायक ग्रंथ के रूप में गुलबदन बेगम ने भी वो ग्रंथ लिखा था उस आदेश के अनुसार। उसी तरह जौहर आफ्ताब जी ने भी इस ग्रंथ की रचना अकबरनामा के लिए सहायक ग्रंथ के रूप में की। जौहर संभवतः 1534 ईस्वी के लगभग हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ, उसकी सेवा में प्रविष्ट हुआ और उसकी मृत्यु तक उसके साथ रहा। तज़किरात उल वाक़ियात में हुमायूं के शासनकाल से संबंधित सभी मुख्य घटनाओं का इतिहास वर्णित है। हुमायूं के शेरशाह और गुजरात तथा मालवा के शासक बहादुर शाह के साथ संबंधों, हुमायूं के द्वारा भारतवर्ष में लड़े गए अनेकों युद्ध, अलग अलग युद्धों, हुमायूं का सिंध की ओर पलायन, अकबर का जन्म, हुमायूं का सिंध से काबुल और कंधार की तरफ प्रस्थान इत्यादि बातों का विवरण विस्तृत रूप से इस ग्रंथ में मिलता है। मिर्ज़ा कामरान, जो कि हुमायूं का भाई था, उसको अंधा करने के लिए जिन लोगों को भेजा गया था उनमें जौहर भी एक था। प्रोफेसर कानूनगो का कहना है कि हुमायूं के राज्यकाल का पूर्ण रूप से प्रमाणिक इतिहास ये ग्रंथ जो है तज़किरात उल वाक़ियात
हुमायूं के राज्यकाल का पूर्ण रूप से प्रमाणिक इतिहास है इस ग्रंथ में। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है तारिक ए रसीदी। इस ग्रंथ के लेखक है मिर्ज़ा हैदर दोगलत। ये बाबर के मौसेरे भाई थे। इस ग्रंथ में बाबर तथा हुमायूं के शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। तारिक ए रसीदी ग्रंथ 2 भागों में डिवाइडेड है और ये ग्रंथ तारिक ए रसीदी हुमायूं के काल में लिखा गया है। इस ग्रंथ का जो पहला जो भाग है वो 1515 से 1533 ईस्वी तक के मध्य की बाबर और हुमायूं के जीवन काल की घटनाओं का उल्लेख किया गया है, और जो दूसरा भाग है उसके अंतर्गत 1541 ईस्वी तक अपने स्वयं के जीवन की घटनाओं का मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने उल्लेख किया है। मिर्ज़ा हैदर दोगलत हुमायूं की शाही फौज में कमांडर के पद पर नियुक्त था। मिर्ज़ा हैदर दोगलत ने 1540 ईस्वी में कश्मीर पर कब्जा कर हुमायूं के प्रतिनिधि के रूप में शासन किया था। अर्थात 1540 ईस्वी में मिर्ज़ा हैदर दोगलत कश्मीर का शासक बना था। इस पुस्तक में कन्नौज के युद्ध का उत्कृष्ट वर्णन मिलता है। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में जो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य हुआ था, कन्नौज का युद्ध, और जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है और वो हिंदुस्तान का बादशाह बन जाता है। तो इस युद्ध का उत्कृष्ट वर्णन हमें इस तारिक ए रसीदी ग्रंथ में प्राप्त होता है। नेक्स्ट ग्रंथ है कानून-ए हुमायूनी। इस ग्रंथ का लेखक है गयासुद्दीन मोहम्मद ख्वांद मीर। इस ग्रंथ में हुमायूं की शासन व्यवस्था, चरित्र तथा व्यक्तित्व पर अच्छा प्रकाश लेखक ने डाला है। हुमायूं ने ख्वांद मीर को अमीर, ये जो ख्वांद मीर इसका लेखक है, इसे अमीर अजवार की संज्ञा दी। कानून-ए हुमायूनी जो ग्रंथ है, इसी ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है कि हुमायूं को ज्योतिष का ज्ञान था। इसके अलावा हमने अनेक बार पढ़ा है कि हुमायूं एक ऐसा मुगल शासक था जो सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहनता था। तो इस बात की जानकारी हमें कानून-ए हुमायूनी ग्रंथ से ही प्राप्त होती है कि जो हुमायूं था उसने सप्ताह के 7 दिनों में अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे, क्योंकि वो ज्योतिष का उसे ज्ञान था और ज्योतिष के आधार पर ही अलग अलग रंग के कपड़े पहनने के उसने नियम बनाए थे। हुमायूं ने एक विशेषज्ञ प्रशासनिक अधिकारी अहल-ए-मुराद की नियुक्ति की थी, जो कि नर्तक एवं नर्तकियों के वर्ग से थे। तो इस बात की जानकारी भी हमें कानून-ए हुमायूनी ग्रंथ से प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो ग्रंथ है वो है हबीब-उत-सियाद। इस ग्रंथ के भी लेखक है ख्वांद मीर। इस ग्रंथ में संसार का सामान्य इतिहास वर्णित है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत से हुमायूं तक का इतिहास भी इसमें लिखा हुआ है, जो कि ख्वांद मीर ने ही लिखा है। जैसे कि ख्वांद मीर ने ये जो कानून-ए हुमायूं ग्रंथ लिखा, वैसे ही उसने ये एक और अन्य ग्रंथ लिखा हबीब-उत-सियाद। तो विद्यार्थियों, आज हमने मुगल कालीन भारतीय इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोतों के बारे में अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने बाबरनामा, हुमायूंनामा, तज़किरात उल वाक़िआत, तारिक ए रसीदी, कानून-ए हुमायूनी और हबीब-उत-सियाद नामक ग्रंथों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। इन ग्रंथों के लेखकों के बारे में जाना और इन ग्रंथों में वर्णित उल्लेखनीय बातों का अध्ययन किया। विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो सवालात आते हैं, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनमें अधिकतर ये पूछा जाता है जैसे कि बाबरनामा ग्रंथ रचनाकार कौन है, हुमायूंनामा का रचनाकार कौन है, मिलान करना दे दिया जाता है ग्रंथ और उसके लेखक। तो ये तो हमें याद रखना ही है कि फलां ग्रंथ का लेखक कौन है, इस ग्रंथ का लेखक कौन है, उस ग्रंथ का लेखक तो हमें एकदम कंठस्थ कर लेने हैं। इसके अलावा इन लेखकों के बारे में, रचनाकारों के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए, और इन ग्रंथों के बारे में जो मेन क्या क्या बातें वर्णित है, मुख्य जो बातें हैं, मुख्य जो उल्लेखित
प्रसंग है उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज का ये हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।